शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या है? एक क्लोज कॉन्टिन्यूअस पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो या आप बोल सकते हो चार्ज फ्लो करता है, या आप ये बोल सकते हो जिसके अंदर करंट फ्लो करता है। इसी को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट। एक कॉन्टिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड अनदर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कहने का मतलब है एक कॉन्टिन्यूअस क्लोज पाथ है बैटरी के दो टर्मिनल्स पे जिसमें अलग अलग कंपोनेंट जुड़े हुए हैं और जिसके अंदर क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको आप बोल दोगे वो कैसा सर्किट है? वो एक ओपन सर्किट है, सीधा। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम सीधा बोल देते हैं कि वो क्या है? ओपन सर्किट। और अगर फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? वो है एक क्लोज्ड सर्किट। तो दो टाइप के सर्किट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज द सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज ब्रोकन। मतलब हो सकता है वायर कहीं से टूट गई हो सकता है कंपोनेंट ढंग से लगे ना हो सकता है जो बल्ब आपने लगाया है वो फ्यूज हो। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता। इसी को हम कहते हैं ओपन सर्किट। देन नेक्स्ट आता है आपका क्लोज सर्किट। एक ऐसा सर्किट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट ऑफ सर्किट जो है प्रॉपरली जॉइंड है एक दूसरे से, और उसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है? कॉन्टिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। इसी को हम कहते हैं क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत रेयरली इससे क्वेश्चन आता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या कहता है ओम्स लॉ। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference applied across end of the conductor। क्या कहा इस पूरी स्टेटमेंट ने? ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें, मतलब टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट कर ले, तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसका कहने का मतलब क्या है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर किसी कंडक्टर के अंदर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो भी बढ़ेगा। वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं I की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो V की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। V की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर मैं I की वैल्यू को कम करूंगा तो V की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये हो गया ओम्स लॉ की स्टेटमेंट हो गई। अब जितने कंडक्टर्स इस ओम लॉ को फॉलो करते हैं, इस ओम लॉ पे वर्क करते हैं, उनको एक नाम दे दिया हमने। उनको क्या बोल दिया? ओमिक कंडक्टर्स। उन्हें क्या बोल दिया? ओमिक कंडक्टर्स। और जो फॉलो नहीं करते उनको हमने बोल दिया नॉन ओमिक कंडक्टर। दो तरह के कंडक्टर्स हो गए, एक हो गया ओमिक कंडक्टर और एक हो गया नॉन ओमिक कंडक्टर। जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है उन्हें ओमिक कंडक्टर कहा जाता है, और जो फॉलो नहीं करता उसे नॉन ओमिक कंडक्टर कह दिया। अब इस रिलेशन पे आइए, तो क्या होगा जब मैं इस साइन को हटाऊंगा तो मुझे कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और ये जो कांस्टेंट इसके अंदर अप्लाई करते हैं इसको R, इसको ओमिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, इसको ओमिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसी को ही आप रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस भी होता है। फिर अक्सर पेपर में ग्राफ्स आ जाते हैं एक नंबर के लिए। अगर हम देखें ग्राफ्स पे काम करें तो देखो एक ग्राफ बनाया है और आपको ऐसे कुछ ग्राफ बना के दे देगा। देखिए ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस है।
नीचे इसने वोल्टेज दिखा दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिखा दिया, और यहां पर करंट दिखा दिया, आई दिखा दिया। एम्पियर में है, ये वोल्ट में है। अब अगर ग्राफ को रीड करना आता है तो ये ग्राफ का मतलब है कि अगर मैं देखूं इसकी वैल्यूज और इसकी वैल्यूज, अगर इनको मार्क कर लिया जाए और नंबर लिख दिया जाए, ये 0 है तो 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसी 1 2 3 4 5 और 6। देखो जब वोल्टेज 2 है तो करंट भी कितना है, 2 है। जब 3 है तो करंट भी कितना है, 3 है। तो देखिए सेम हो रहा है। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी बढ़ रहा है। अब कई बार क्या होता है, ऐसा ग्राफ अगर आपके पास आ जाए, यहां वोल्टेज है, यहां करंट है, और एक ग्राफ ऐसा आ जाता है, और कई बार एक ग्राफ ऐसा आ जाता है, यहां भी V है और यहां पर क्या है, I। अगर आप समझो इस ग्राफ के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लाइनें बना लो। देखो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। देखो जब वोल्टेज की वैल्यू 1 है तब भी ये कितना है, 3 है। जब 2 है तब भी 3 है, 3 है तब भी 3 है, 4 है तब भी 3 है, 5 है तब भी 3 है। मतलब वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो बढ़ रहा है, पर करंट की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, वो बढ़ नहीं रही है। तो ये ओम्स लॉ का ग्राफ नहीं होगा। सेम यहां पर है। यहां अगर आप देखोगे, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो वोल्टेज की वैल्यू रुकी पड़ी है, हर पॉइंट पे करंट की वैल्यू को बढ़ाया जा रहा है। तो ये भी ग्राफ ओम का नहीं है। ओम का ग्राफ कब होता है, जब आपको ग्राफ पेपर मिले, आप उसमें 1 2 3 लाइनें डाल दो, ऐसे ही यहां पर भी डाल दो। देखोगे अगर दोनों बराबर बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ा, इसमें एक बढ़ा, इसमें भी एक बढ़ा, अगर बराबर बराबर इंक्रीज हो रहा है कि V बढ़ रहा है और साथ साथ I भी बढ़ रहा है, तो उस कैटेगरी में हम क्या कह देते हैं, वो ओम्स लॉ का ग्राफ है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे यहां देखो, यहां सिर्फ V बढ़ रहा है, I नहीं बढ़ रहा है, इसमें उल्टा है, इसमें I बढ़ रहा है, V नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब ये दोनों के ही ग्राफ ओम लॉ के ग्राफ नहीं है, दोनों ही ओम लॉ के ग्राफ नहीं है। देन नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि होता है रेजिस्टेंस। अब एक बहुत बड़ा डाउट होता है, एक होता है रजिस्टर और एक होता है रेजिस्टेंस। इन दोनों में बेटा बहुत फर्क है। रजिस्टर एक डिवाइस है जिसको अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, ये एक डिवाइस होती है, ठीक है। इस रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। रजिस्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब क्या है, रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब, पहले फॉर्मूला देख लो। देखो यहां से आया होगा, ये V इजिकल टू IR था। अगर मैं R का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, V अपॉन I, ये I नीचे चला गया। तो यही समझो, देखो R का कैसा रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता है, पर करंट का कैसा रिश्ता है, इनवर्स रिश्ता है। रेजिस्टेंस और R ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब फॉर्मूले में कोई चीज नीचे आती है तो वो इनवर्सली रिलेशन दिखाती है। अगर मैं I की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो जो R की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, या उल्टा भी हो सकता है। अगर R की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यही इसका काम है। रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है किसी भी रजिस्टर की, जिसकी वजह से वो फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। जितना भी करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करता है, और यही इसकी डेफिनेशन है। इट इज द एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है रुकावट। इट इज द एब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ चार्ज। ये करंट को फ्लो करने से रोकता है, इसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी है एक रजिस्टर की, जिसकी वजह से एक किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर ये फ्लो ऑफ करंट को रोकने की कोशिश करता है, ये करंट को आगे जाने से रोकता है, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला तो आपका सीधा हो गया V अपॉन I हो गया।
अगर आप इसकी यूनिट की बात करोगे तो 2 यूनिट्स हैं, पर ऐसा यूनिट की बात कर लें तो ऐसा यूनिट इसकी होती है ओम, और इसको बनाया जाता है इस तरीके से। दूसरी यूनिट की बात करोगे तो देखो वोल्ट, क्योंकि ऊपर वोल्टेज है, नीचे आई मतलब एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, तो ये भी इसकी हो सकती है। सेम ऐसी है, आर से दिखाया जाता है, यूनिट क्या है, ओम है, जिसको आप वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हो। फॉर्मूला आपके सामने आ गया। देन एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा कि आप बताइए कि 1 ओम कितने के बराबर है। देखो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूले पे आइए, फॉर्मूला देखिए, अपने आप आपको डेफिनेशन दिख जाएगी। अभी यूनिट्स में बात कर रहा है, ओम इसकी यूनिट है। 1 ओम कब हो सकता है, 1 ओम तभी हो सकता है जब वोल्टेज कितनी हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, और करंट कितना हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए। जब किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर का करंट दौड़े और जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है टर्मिनल पे वो 1 वोल्ट का हो जाए, तभी हम क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ओम। उसे क्या बोलेंगे हम, 1 ओम। तो फॉर्मूले के अंदर ही होता है, रटने की जरूरत नहीं है। 1 ओम कब होगा, जब 1 एम्पियर का करंट दौड़ता है और जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 वोल्ट का आ रहा है, उसी को हम 1 ओम बोल सकते हैं। देखो यही डिफरेंस है। रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम। रेजिस्टेंस को मैं 1 ओम बोल सकता हूं जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, जिसकी वजह से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, उसी को कहते हैं 1 ओम, उसी को कहते हैं 1 ओम। देन आइए, देन नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वो हम जान लेते हैं। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। पहला तो आई हो गया, पहला फैक्टर तो आई हो गया, पर उसमें लिखा नहीं जाता है, पर आई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर करंट ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप से ही कम हो जाएगा। अभी देख लिया इनका रिश्ता कैसा है, इनवर्स का रिश्ता है। दूसरी चीज, कुछ 3 पैरामीटर्स और हैं, ये 4 ही बोलते हैं, 4 पैरामीटर्स और हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और वहीं से ही देखो फॉर्मूला बनता है किसका, रेजिस्टेंस का। पहला, 4 फैक्टर हैं जिसमें पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, अब खुद सोचो बेटा, अगर ये एक वायर है, ठीक है, अगर ये वायर है और इस वायर के अंदर से हमें करंट को पास करना है, करंट को पास करना है। अब खुद सोचो, जितनी लंबी वायर होगी, जितनी रेजिस्टेंस की लंबी वायर होगी, उतना ज्यादा मैं करंट को रोक सकता हूं। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा मुझे करंट को रोकने का मौका मिलेगा। छोटी लेंथ में या रेजिस्टेंस की अगर छोटी लेंथ है तो वो कम ही करंट रोक पाएगा, पर अगर उसकी लंबाई बढ़ा दी जाए, बहुत बड़ी लंबाई हो जाएगी रेजिस्टेंस की या रेजिस्टर की, तो होगा क्या, वो ज्यादा करंट को रोक पाएगा। तो पहली चीज है लेंथ ऑफ वायर। More the length of wire, more is the number of collision and more is the resistance। मतलब सबसे पहली चीज जो हमें समझ आई, रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर की लेंथ के साथ कैसा रिश्ता रखता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेंथ ज्यादा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा। फिर सेम अगला आ जाता है एरिया, सेम आ जाता है एरिया। पर एरिया के साथ ऐसा नहीं होता है बेटा। अगर एरिया बड़ा है, मान के चलो एरिया बड़ा है, एरिया बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने वायर का, तो हो सकता है मैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे रोक पाऊं और बहुत सारा जो करंट है वो यहीं से पास हो जाए, क्योंकि एरिया बड़ा हो गया अब, तो करंट को निकलने की बहुत सारी जगहें मिलेंगी। तो एरिया के साथ जो इसका रिश्ता है वो इनवर्स का रिश्ता है। अगर एरिया ज्यादा हो जाए तो जो रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं वो इस केस में क्या हो जाती हैं, कम। लेंथ के केस में नंबर ऑफ कॉलिजन्स ज्यादा थी, एरिया के केस में नंबर ऑफ कॉलिजन्स क्या हो जाती हैं, कम, जिसकी वजह से हम कम करंट को रोक पाते हैं। तो अभी तक मेरे को समझ आया कि रेजिस्टेंस एल के साथ डायरेक्ट है और रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्स है। अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो एरिया को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कम। देन नेक्स्ट है बेटा टेम्परेचर, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को भी देख लेते हैं। टेम्परेचर के साथ सिंपल है, टेम्परेचर के साथ रिश्ता तो भैया इसका डायरेक्ट ही होना चाहिए।
जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जितना कॉलिजन हो रहा है, कॉलिजन का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस भी कुछ अपने चार्जेस को भेजता है ताकि करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रोके, तो उनमें क्या होता है, कोलाइड करते हैं ताकि वो रुक जाए। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा उतना ही कॉलिजन ज्यादा होना लगेगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो टेम्परेचर के साथ कैसा रिश्ता है इसका, टेम्परेचर के साथ भी कैसा रिश्ता है, डायरेक्ट। कैसा है, डायरेक्ट। तो यहीं से देखो फॉर्मूला बनने वाला है, रेजिस्टेंस लेंथ के कैसे हो गया है, डायरेक्ट हो गया है, और एरिया के साथ कैसे हो गया है, एरिया के साथ कैसा हो गया है, इनवर्स हो गया है। तो यहां से रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आता है L अपॉन में ए, L अपॉन में ए, लेंथ के साथ डायरेक्ट, एरिया के साथ इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, और इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, या इसी का एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको भी दोबारा से समझाऊंगा फॉर्मूला कैसे आया, पर एक और लास्ट है वो देख लेते हैं बेटा। आपका मटेरियल कैसा है, आपका मटेरियल कैसा है, या मटेरियल का नेचर कैसा है। कंडक्टर्स जो होते हैं वो, उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तभी वो इलेक्ट्रॉन को आराम से पास होने देते हैं। तो याद रखना, कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं लिख पा रहे, नहीं याद हो रहा, तो इसको आप लो लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का होता है वो कैसा होता है, लो होता है, इसीलिए इसमें से आराम से करंट फ्लो हो जाता है। फिर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, इन दोनों के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो हाई होती है। इंसुलेटर में थोड़ा ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से उसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करता। अब हमने पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स में जो करंट फ्लो होता भी है वो बहुत छोटे अमाउंट में होता है, छोटे छोटे क्वांटिटी में होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, पर इंसुलेटर से के मुकाबले क्या है, थोड़ी सी लो है। तो ये हो गया। देन जो अभी मैंने कराया था, देखो यहाँ सेम लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आर का रिश्ता डायरेक्ट है एल के साथ, एरिया के साथ इनवर्स है, तो ये एक फॉर्मूला बना। इस साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, ये है आपका कांस्टेंट, जिसको कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अब जो कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इंक्लूड नहीं किया और बच्चे भूल जाते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट लिया था ना स्टार्टिंग में, पर टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, उनको लगता है टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। फॉर्मूले में इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ओम ने जब स्टार्ट किया था, ओम्स लॉ जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था तो बोला था टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, इसीलिए वो फॉर्मूले में कहीं पे दिख नहीं रहा है। पर अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस जरूर बढ़ेगा, याद रख लो, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और इसके बारे में जान लेते हैं, इसी को क्या कहते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। सब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बेसिकली मतलब क्या है, हर इंसान की क्षमता है, ऐसी हर कंडक्टर की क्षमता है कि वो कितना करंट को रोक सकता है। कोई हो सकता है 10 को रोक सके, कोई हो सकता है 20 को रोक सके, कोई हो सकता है सिर्फ 2 को ही रोक सके। तो यही जो चीज है वही क्या है, आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। या एक और चीज आप लिख सकते हो, एक और चीज आप लिख सकते हो, चाहो तो ये डेफिनेशन लिख दो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑफर रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ द करंट। ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से जो फ्लो ऑफ करंट को ये क्या करती है, रोकने की कोशिश करती है। इसी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, किस पाथ में, जिस पाथ में करंट फॉलो कर रहा हो। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये क्वेश्चन यहां बता देते हैं
कि रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इक्वल कब होंगे। तो बेटा ये इक्वल कब होंगे, मतलब आर और आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर कब होंगे। तो आपको याद रखना है, जब आपने एक वायर ली है जिसकी लेंथ 1 मीटर होनी चाहिए और उसका एरिया भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे केस में हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, सेम। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है आपकी, सेम। ठीक है, सेम कब हो सकती है, जो आपने वायर ली है वो 1 मीटर की होनी चाहिए और उसका एरिया भी कितना होना चाहिए, 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, बराबर है। फिर इसकी यूनिट देख लेते हैं बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट देख लेते हैं। देखो फॉर्मूले में लिखा है, फॉर्मूले में सब कुछ लिखा है। फॉर्मूला क्या है इसका, पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लो, L अपॉन में A होता है। तो इसको निकालने के लिए इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसको यहां भेज दीजिए R A अपॉन में L। और ये फॉर्मूला लिखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। अब मुझे दिख रहा है यहां सब कुछ उल्टा हो गया है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लेंथ के साथ इन्वर्स हो गया है, पर एरिया के साथ डायरेक्ट हो गया है। अगर वो बोले एरिया बढ़ाने से क्या बढ़ता है, तो हम बोलेंगे एरिया बढ़ाने से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। देखो डायरेक्ट दिख रहा है यहां पर, लेंथ बढ़ाने से क्या बढ़ता है, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस। तो ये दोनों उल्टे हैं, इनके फैक्टर्स उल्टे हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली रिश्ता रखता है लेंथ के साथ और इनवर्स रिश्ता रखता है एरिया के साथ, पर ऐसा उसमें नहीं है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, एरिया के साथ डायरेक्ट है पर लेंथ के साथ कैसा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ऐसे इनका फॉर्मूला बन जाएगा। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। एरिया हम देखते हैं मीटर स्क्वायर में, लेंथ किस में होती है, मीटर में। तो 1 मीटर से 1 मीटर खत्म हो गया, तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। यूनिट होती है इसकी ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसी भाई, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, समझिए। देखो in the figure below shown 3 cylinder of a copper conductor along with face areas and length। 3 आपको सिलेंडर दे रखे हैं, अलग अलग सिलेंडर्स दे रखे हैं आपको। एक सिलेंडर ये है आपके पास, एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर आपके पास ये है। तीनों की लेंथ अलग है, तीनों का एरिया अलग है, ठीक है। और आपको बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो आर की बात करी जा रही है। अब सिंपली देखो, यहां पर देखो, यहां फोकस करो, यहां पर लेंथ भी एल है और एरिया भी क्या है इसका, ए ही है। तो ये हो गया, ये हो गया आपके पास। चलो यहां पर देखो, लेंथ कितनी हो गई आपके पास, 3L हो गई और एरिया कितना हो गया, एरिया इसका कम हो गया, एरिया A/3 हो गया। देन यहां देखो, यहां लेंथ को कम कर दिया गया, यहां लेंथ कितनी हो गई, L/3 हो गई और एरिया कितना हो गया, 3 गुना हो गया। अब इसने पूछा है रेजिस्टेंस, तो आप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दो। अब एक चीज और जिसको हम निगलेक्ट कर देंगे, जिसको हम छोड़ देंगे, यहां पर ना लिखा है स्पेसिफिकली कॉपर कंडक्टर्स है। तो जब वो बोल रहा है ना कॉपर कंडक्टर, तो अपने दिमाग में लगा लेना कि तीनों की जो रेजिस्टिविटी है वो सेम है। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। अब उसने बता दिया कि तीनों ही कॉपर के हैं तो रेजिस्टिविटी सेम हो गई। तो ये पेपर में ढूंढने मतलब यार रेजिस्टिविटी दी नहीं, पर अगर यहीं पे ही सिलेंडर तीनों अलग अलग होते, एक कॉपर का होता, एक एल्यूमिनियम का होता, एक जिंक का होता, तो उस केस में आपको रेजिस्टिविटी को कंसीडर करना पड़ता। तो ऐसे नहीं छोड़ सकते। देखो अगर पहले केस में देखूं, अगर मैं इसका आर निकालूं तो ρL/A हो जाएगा, ρL/A हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में, ये सेकंड केस है, R = ρ, L की वैल्यू हो गई 3L
और एरिया हो गया आपका A/3। कितना हो गया? A/3। अब तीसरे केस में R इज इक्वल टू रो, L कितना है आपका? L/3 और एरिया कितना है? 3A। एरिया कितना है? 3। अब देखो इसको सॉल्व करने में ना आप गलतियां करोगे, 110% गलतियां करोगे। तो एक थोड़ा सा वाइड एरिया ले आऊं मैं जरा, देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये वाइट एरिया थोड़ा सा ऊपर है, हाँ यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसको ना R1 मान लो। R1 कितना है? रो LA, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो इसको तो R1 मान लो। ठीक है, अब यहां देखो हमें पता है कि ऊपर क्या बन रहा है? ऊपर बन रहा है 3PL और एक 3 नीचे है, तो इसको मैं अब उल्टा करके लिख सकता हूं। उल्टा करके लिख सकता हूं, रिवर्स हो जाएगा। ये ऐसे, हाँ उल्टा करके लिख सकते हैं। A/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9PL/A। 9PL/A। अभी 3 ऊपर कैसे गया? नहीं समझ आ रहा तो एक बार देखो ध्यान से। हमने पढ़ा था कि जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो इसको ऐसे ही रख देंगे और जो नीचे होता है इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो अब समझ आ गया होगा। 9PL/A, इसको R2 बोल देते हैं। और ध्यान से देखो ये PL/A ये तो R1 की वैल्यू है, मतलब R2 जो है वो 9 टाइम्स है R1 का। इस पूरी वैल्यू को मैं क्या मान रहा हूं? R1। क्या मान रहा हूं? R1। ऐसे यहां देख लेते हैं। अब देखो R की वैल्यू कितनी है? PL, नीचे ये 3 है तो ये 3 नीचे चला गया और एक 3 ऑलरेडी था तो ये बन जाएगा PL/9A। तो ये वाला जो R3 बन रहा है आपका, R3 कितना बन रहा है? 1/9 को अगर मैं अलग कर दूं तो PL/A। तो मतलब R3 जो है R1 का 9.5 है। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है R2, सबसे बड़ा है R2, मतलब ये वाला जो B वाला है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद ये है, उसके बाद सेकंड नंबर पे A है, सेकंड नंबर पे R1 वाला है और सबसे लास्ट में कौन सा है आपका? R3 वाला है। तो ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिखाएगा, उसके बाद ये दिखाएगा और उसके बाद ये दिखाएगा। तो ये पूरा सॉल्व करके आपको दिखाना होता है। आंसर एक बार देख भी लो कैसे लिखना है। तो यहां पर लिखा हुआ है BAC और यही हमने ऊपर लिखा है, सेम चीज BAC। पहले ये, फिर ये और फिर ये। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग वाले क्वेश्चंस होते हैं। बस एक चीज का आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा किसकी है? B की है। पर रेजिस्टिविटी मैंने क्यों इंक्लूड नहीं करी? रेजिस्टिविटी क्यों इंक्लूड नहीं करी? क्योंकि तीनों ही कॉपर के थे। अगर कोई और मटेरियल होता तो रेजिस्टिविटी को आपको ऐड करना पड़ता, जरूर ऐड करना पड़ता।